नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल मौर्य। मेरी मम्मी का नाम है पुष्पा मौर्य। इस चैनल पे हम दोनों लोग काम करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक नई कहानी, जीवन का सार। कल सघन बरसते बादलों के बीच मचलती हुई दामिनी के साथ शिव ने आभा की कलाई को क्या थामा कि बेटे बहू के साथ अमेरिका में रह रही आभा के भीतर मानो सालों सूखे पर सावन की बूंदें बरस उठीं। शिव के अपनेपन से उसकी आंखें ऐसे छलकीं कि कठिनाइयों व दुखों से भरे उससे पहले के सारे बरस बह गए। आभा को सियाटल आए 2 हफ्ते हो गए थे। जब तक जेट लैग था, दिन भर सोती रहती थी। जब तक वह सोकर उठती, बहू, बेटा, पोता, पोती सभी आ जाते। पर रात के 8 बजते ही वह अपने कमरों में चले जाते। वह भी क्या करे, ऑफिस और स्कूल जाने के लिए उन्हें सुबह उठना भी तो पड़ता था। जब से जेट लैग जाता रहा, उन सबों के जाते ही उतने बड़े घर में वह अकेली रह जाती। अकेलेपन से ही तो उबरने के लिए 26 घंटे की लंबी यात्रा कर वह अपने देश से इतनी दूर आई थी। अकेलापन तो बना ही रहा, बस उसमें सन्नाटा आकर जुड़ गया, जिसे उसे उनका एकाकी मन झेल नहीं पा रहा था। सोई भी गिरे तो उसकी आवाज़ की अनूज गूंज उतने ही वृहत घर में फैल जाती है। कितना यांत्रिक जीवन है यहाँ के लोगों का कि आसपास में ही संवादहीनता बिखरी रहती है। नाप तोल कर सभी बोलते हैं। उसके सैया त्यागने के पहले ही बिना किसी शोर के चारों जन अपने अपने गंतव्य की ओर निकले जाते हैं। जाने के पहले बहू अणिमा उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाती है। अपने दिनचर्या के बाद पूरे घर में घूमकर सामान को इधर उधर ठीक करती, फिर घर के सदस्यों की असुविधा का ख्याल कर यथावत रख देती। हफ्ते भर की बारिश के बाद बादलों से आंख मिचौली करता हुआ उसे आज सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। अपने देश की चहल पहल को याद कर उसका मन आज कुछ ज़्यादा ही उदास था। इसलिए अणिमा के मना करने के बावजूद वह लेक समामिस की ओर निकल गई। ऊंची नीची पहाड़ी से थक कर कभी वह किसी चट्टान पर बैठकर अपनी चढ़ती उतरती सांसों पर काबू पाती, तो कभी आती जाती गाड़ियों को निहारते हुए आगे बढ़ जाती। कहीं गर्व से सर उठाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की असीम सुंदरता उसे मुग्ध कर देती। सड़क के इस पार से उसे पर छलांग लगाते हिरणों का झुंड देखकर डर जाती। झुरमुटों से निकलकर फुदकते हुए खरगोश को देखकर वह किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी। झील के किनारे कतारों में बने घरों की सुंदरता को अपलक निहारते हुए वह अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। उसे इसका आभास तक नहीं हुआ कि कब आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी। अचानक इस आई मुसीबत से निपटने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अपना देश रहता तो भागकर किसी घर के अहाते में खड़ी हो जाती, पर इस देश में यह बहुत बड़ा जुर्म है। आए दिन लाल पीली नीली बत्तियां वाली कॉप की गाड़ियां शोर मचाती गुजरती थीं, पर आज इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कोई पता नहीं है। अरे आप तो पूरी तरह से भीग गई हैं, अचानक उसके ऊपर छतरी तानते हुए किसी ने कहा तो आभा चौंक कर मुड़ गई। सामने 60-65 वर्ष के व्यक्ति को देखकर वह संकुचित हो उठी। मैं शिव पटना बिहार से हूँ, शायद आप भी भारत से ही हैं। आइए ना, सामने ही मेरी बेटी का घर है। बारिश रुकने तक वहीं मंत्रमुग्ध सी हुई आभा शिव के साथ चल पड़ी। पल भर को उसे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति से उसकी पहचान बहुत पुरानी हो। बड़े सम्मान व दुलार के साथ शिव ने उसे बैठाया। आभा को टॉवेल थमाते हुए वह तेजी से अंदर गए और 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आए। अभी घर में बेटी नहीं है, वरना उसे पकौड़े तलवाकर आपको खिलाता। पकौड़े तो मैं भी बहुत करारे बना सकता हूँ।
साथ छोड़ने से पहले मेरी पत्नी पद्मा ने मुझे बहुत काबिल कुक बना दिया था, कहते हुए शिव की पलकों पर सम स्मृतियों के बादल तैर गए। शिव अपने बारे में कहते गए और मौन बैठी आभा आभासी आकर्षण में बंधी उनके दुख सुख को आत्मसात करती रही। अचानक शिव का धारा प्रवाह वार्तालाप पर विराम लग गया। हंसते हुए वह बोले, आपको तो कुछ बताने का अवसर ही नहीं दिया मैंने। अपने ही विगत को उतारता रहा। क्या करूं, बेटी की जिद से आ गया। आराम तो यहाँ बहुत है, पर किससे बात करूं? यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है जो पल भर के लिए भी पास बैठ जाए। पटना में बातचीत करने के लिए जब कोई नहीं मिलता है तो नौकर के परिवार से ही इस क्षुधा को शांत कर लेता हूँ। जाते जाते पद्मा ने उस सबों को कह दिया था कि बाबूजी को भले ही नमक रोटी दे देना खाने के लिए, लेकिन बातचीत हमेशा करते रहना। बालकनी में उनका किचन बनवाकर फ्लैट का एक रूम रामू को दे दिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। शिव कुछ आगे कहते कि आभा ने रोक लगाते हुए कहा, मेरी समझ से बारिश रुक गई है और मुझे चलना चाहिए। क्यों नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगा। जब भी अकेलापन महसूस करूँगा आपको परेशान करने चला आऊँगा। कहते हुए शिव साथ हो लिए तो आभा उन्हें मना न कर सकी। रास्ते भर शिव अपनी राम कहानी कहते रहे और आभा मूक श्रोता बनी सुनती रही। शिव पटना के बिजली विभाग के रिटायरी चीफ इंजीनियर हैं। पिछले साल ही कैंसर से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। बातों बातों में ही आभा कब अपने घर पहुंच गई उसे पता ही न लगा। यह बात और थी कि ऊंचे नीचे कटाव पर जब भी वह लड़खड़ाती, शिव उनकी बाहों को थाम लेते। एक दशक बाद किसी पुरुष और स्पर्श उनके तन मन को। अब जब भी शिव शाम को सैर के लिए निकलते, आभा को साथ लेना न भूलते। आभा भी तैयार होकर उनकी बाट जोहती। बोलते बतियाते एक दूजे के सुख दुख बांटते वे बहुत दूर निकल जाते। रास्ते भर शिव आभा का ख्याल रखते और आभा भी उनके अपनेपन की ठंडी फुहार में भीगती रहती। कभी गगनचुंबी पेड़ों के नीचे बैठकर वे अपनी थकान मिटाते तो कभी झील के किनारे बैठ पानी में तैरने वाली पक्षियों से बच्चों की तरह खेलते। न जाने कितनी बार शिव ने आभा के दिवंगत को जानने के लिए उसे कुरेदा होगा, पर उसकी पलकों पर उतर आए खामोशियों के साथ को ही समेटकर इतना ही जान सके कि 30 साल पहले उसके पति का मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। अपने बेटे यश को उन्होंने अपने बलबूते पर इतना काबिल बनाया है, जहां पर शिव अपनी पत्नी पद्मा को याद कर विह्वल हो जाते थे, वहीं पर आभा अपने पति की स्मृति से उदासीन थी। उसकी असहजता को देखते हुए उन्होंने उसके अतीत की चर्चा फिर कभी नहीं की। कुछ ही दिनों में आभा और शिव के बीच की औपचारिकताएं न के बराबर रह गईं। घर के सदस्यों को अपने गंतव्य की ओर जाते ही या तो शिव आभा के पास आ जाते या आभा उनके घर चली जाती। दिन भर का लंबा साथ उन दोनों को ताजगी से भर देता। फिर देश भी ऐसा कि जहां किसी को किसी और को देखने की फुर्सत नहीं होती है। बहुत हुआ तो हेलो हाय कहकर आगे बढ़ गए। ऊंचे नीचे कटे चट्टानों पर उगे जंगलों के बीच बने आलीशान महलों को निहारते समय शिव हमेशा आभा की कलाई को थामे रहते। आभा को थोड़ा सा भी लड़खड़ाना शिव को बेचैन कर देता। जिस तत्परता से शिव उसे अपनी बाहों में समेटते, उतनी सहजता से आभा उनकी बाहों में सिमट आती, फिर सकपका कर अलग हो जाती। वहाँ पर किसी को किसी से मतलब ही कहाँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों को महत्व दें। ऐसे ही व्यवहारिक बने उन दोनों के दिन गुजरते रहे। बारिश और धूप की आंख मिचौली शिव और आभा के बीच दूरियां समाप्त करती रहीं।
एक दूसरे में वे ऐसे खोए कि बातों की बीते दिनों की सारी खट्टी मीठी यादें भूल ही गई थीं। आभा के घने घने बाल शिव के कंधे पर कब लहराने लगे, कब शिव आभा को अपनी भुजाओं में समेटने लगे, यह सोचने के लिए उन दोनों को होश ही कहाँ था। एक दूसरे में समाहित होने की व्यग्रता को उनका मर्यादित विकल मन अथक प्रयास को झेलता रहा। स्वयं के बदले हुए रूप को दोनों अचंभित थे। 5 दिनों के बाद सप्ताहांत के अंतिम 5 दिनों में जब दोनों के परिवार घर में रहते थे तो इस उम्र में भी वे एक दूजे के साथ पाने को तड़प उठते थे। हमेशा अकेलेपन का रोना रोने वाली उदासी की प्रतिमूर्ति बनी आभा के चेहरे पर छाई खुशियों की लालिमा उनके बेटे यश को बहू अणिमा से छुट्टी नहीं रही। आभा को खुश देखकर यश की प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं था। यश ने जब से होश संभाला उसने आभा को हमेशा ही उदास और सहमा हुआ पाया। अपने पापा की गरजती आवाज़ से डर कर हमेशा वह आभा की गोद में छिप जाया करता था। दूसरों के समक्ष अकारण ही मम्मी को तिरस्कृत करना, उनके कामों में नुक्स निकालना, उनके मायके वालों को अनुचित बातें कहना, सभी अपनों के साथ अप्रिय आचरण करना आदि पापा की बेशुमार असहनीय आदतें थीं। ऑफिस हो या घर, शायद ही कोई उन्हें पसंद करता था। उसे याद नहीं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को गोद में उठाकर कभी प्यार किया हो। बाद में उसने जाना कि मम्मी का अपार सौंदर्य की स्वामिनी के साथ अति प्रतिभाशाली होना, अति साधारण रंग रूप और अति साधारण शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पापा को कभी न इच्छा लगा उनमें झूठी गलतियां निकाल उन्हें अकारण तिरस्कृत करके जब तक जीवित रहे अपने अहम को संतुष्ट करते रहें। आए दिन शराब के नशे में मम्मी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके अपनी खींच उतारते रहें। समझ आने पर जब भी उसने मम्मी को बचाने की कोशिश की, पापा ने उसे रुई की तरह धुन कर रख दिया। पापा की इन्हीं गतिविधियों के कारण उनसे प्यार करना तो दूर, वह कभी उनका दिल से सम्मान भी न कर सका। उसके लिए सारे रिश्तों की पर्याय उसकी माँ ही बनी रही। कार दुर्घटना में हुई पापा की मृत्यु ने दुख के बदले आए दिन की जिल्लतों से उन्हें मुक्ति ही मिली थी। थैंक्स गॉड, कहीं न जाने वाली उसकी मम्मी ने कोचिंग सेंटर क्या ज्वाइन किया कि घर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कतार लगकर उनकी सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर गया। आज वह जो कुछ भी है अपनी मम्मी की अटूट साधनाओं व तपस्याओं के कारण ही है। जीवन में हर स्त्री को सुयोग्य जीवन साथी की कल्पना होती है। मम्मी को वह कभी नहीं मिला। पूरा जीवन अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं के दहकते रेगिस्तान में नंगे पैरों वह दौड़ती रही। उसके राह की सारी बाधाओं को अपने पलकों से चुनती रही। क्या पता शिव अंकल के साथ ने इस उम्र में वर्षों की उनकी मुराद पूरी कर दी हो। आभा जी के उच्चारण से शिव अंकल की जबान में भी तो नहीं थकती। कितने खिल उठते हैं वे मम्मी को देख कर ही। उन्होंने अणिमा और अंश पर भी बड़े अधिकार से स्नेह बरसाते रहते थे। अपनी माँ के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए निम्न जाति से आने वाले शिव अंकल की याचना भी करनी पड़ी तो उसे इंच मात्र भी मलाल न होगा। उसे पूरा विश्वास है कि वे मम्मी को बहुत पसंद करते हैं। पिया भी उसकी मम्मी को मान सम्मान देने के साथ उन्हें कितना चाहती है। उसकी मम्मी हैं
ही ऐसी कि उनके मुंह पास में सभी बंध जाएं। वह पिया से बात करेगा, ऐसा सोचकर यश खुशियों से भर उठा। शिव के साथ आभा के घिसटने वाले दिन पंख लगाकर उड़ते रहे। 5 महीने पहले उस रोज वक्त की साख से जिंदगी के कुछ बरस उसने तोड़े तो याद आया कि न जाने कितने बरस हुए उसे जिए हुए। अब तक के सफ़र में दौड़ते भागते जाने कितने साल फिसलते रहे, लेकिन उसे इतना भी वक्त न मिला कि अपनी खुशियों के बारे में वह कभी सोच सके। काले सघन बरसते बादलों के बीच मचलती हुई दामिनी के साथ शिव ने उसकी कलाई को क्या थामा कि उसके भीतर मानो सालों सूखे पर सावन की कुछ बूंदें बरस उठीं। उसके मन की दुनिया का खाली और उदास कोना अचानक जैसे भर गया हो। शिव के अकेलेपन से उसकी आंखें ऐसे छलकीं कि कठिनाइयों और दुखों से भरे उसके अतीत के सारे बरस बह गए। माना कि प्यार के फूल उम्र की शाखाओं पर नहीं खिलते, पर ऐसा भी तो होता है कि दुनिया की हर रीत, हर रस्म से बहुत दूर खिलता है प्यार के किसी फूल और महक उठती है धरती। दुनिया के किसी भी कोने में, उम्र के किसी भी मोड़ पर प्यार आकर थाम लेता है। कलाएं और टूट जाती हैं सारी रस्मों रिवाजें। शिव के बिना आभा जीने की कल्पना से कांप उठी। अपार सौंदर्य और प्रतिभाशालिनी आभा को यश के साथ ही अपनाने के लिए कितनों ने हाथ बढ़ाया था, कितनों ने बहुत याचना की थी, पर पाषाण बनी आभा सारे प्रस्तावों को बड़ी निर्ममता से ठुकराती रही और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही। अब हम इसके साथ ही अपनी कहानी को विराम देते हैं। कृपया हमारी इस कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। बाय बाय।